हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई तरह की वीडियो जिसमें मैं आपको पीरियड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोगी के, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्प्रहेंशन में से ही आते हैं। एक पैसे दिया होता है और उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस ही होते हैं, आपको उनका आंसर बताना होता है। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन ये जो पैसेज है वो रीड कर देती हूँ। In these times of worldwide skyrocketing energy costs, experts are turning to perhaps the only energy source that is still immune to price fluctuation, the sun. जिस तरह से स्काई रॉकेट मीन्स तेज़ी से बढ़ना, जिस तरह से जो टाइम है वो एनर्जी जो है टाइम के साथ बहुत ज़्यादा खपत में आ रही है, बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए जो एनर्जी का सोर्स वो एक ही बचता है, वो है सन, सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी। Economic necessity appears to be largely responsible for the rapidly growing acceptance of solar heat as an alternative source. तो जो और एक दूसरा भी जो इसका रीज़न है वो ये है कि जो पैसे हैं वो इसमें कम लगते हैं। ऑल्टरनेटिव मीन्स विकल्प इसका ये बहुत अच्छा है। जो दूसरी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पावर है जो हमारे घर में आती है, उसका विकल्प बहुत अच्छा सोलर एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इसमें ये इकोनॉमिक है, इसमें पैसे कम लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन अ क्लीन एंड वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट continues to grow in importance for lighting, heating and cooking. हम बिजली से ही अपने सारे काम करते हैं, चाहे लाइट जगाना हो, चाहे कुछ गर्म करना हो, चाहे कुक करना हो, कुछ भी है। तो ये लगातार बढ़ते जाने से इसकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। एंड फॉर पावरिंग अवर इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड सोसाइटी। और आज के टाइम में जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर इन फ्यूचर देन द एवरेज ट्रेंड इन द पास्ट। जैसे पास्ट में थी जो डिमांड थी इसके लिए, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है ये डिमांड, और ज़्यादा लोग इसको मांगने लगेंगे। अ मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज रिक्वायर्ड एज hedge अगेंस्ट शॉर्टेज इन एनी वन एरिया। हैज का मतलब सीधे तौर से ना बताना, लेकिन जो मिक्स एनर्जी है, जो शॉर्टेज है, जो इसकी कम होने वाली है, जो इसकी जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, और जो इसकी डिमांड है वो बढ़ने वाली है, और ये एक्चुअल में कम होती जा रही है ये सारे एनर्जी के सोर्सेज जो भी हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं वो सेकंड जो लुक दे रही हैं वो किसको दे रही हैं? रिन्यूएबल जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज, पर्टिकुलर दोस्त बेस्ड इन द सीन। वो सोच रहे हैं कि वो यही सोर्स निकाल रहे हैं कि जो जिसको बार बार यूज़ किया जाए, अब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। Every 15 minutes, the sun delivers to us radiant energy to meet all mankind's power needs for a full year. हर 15 मिनट में सन अपनी एनर्जी भेजता है। रेडिएंट मीन्स बहुत उल्लासपूर्ण, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकि सभी लोगों को, पूरी धरती को, पूरे जो प्लैनेट्स हैं और सारा यूनिवर्स है, उसको सभी को पूरा साल अच्छी एनर्जी मिलती रहे, अच्छी जो सनलाइट है वो मिलती रहे। बट हार्नेसिंग दिस एनर्जी, हार्नेस मीन्स रुकावट, या घोड़े की साज भी कहते हैं और रुकावट भी कहते हैं। बट जो इस हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय टू प्रॉपर्टीज ऑफ सनलाइट। लेकिन जो इसकी सनलाइट की टू प्रॉपर्टी, तो जो दो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा इसको ख़राब करते हैं। इट्स डिफ्यूजनेस एंड इट्स वेरिएबिलिटी विथ टाइम ऑफ डे, सीजन एंड वेदर कंडीशन। दो रुकावटें हैं इसमें। सबसे पहले तो डिफ्यूजनेस मीन्स जो अनक्लियर है, इतना क्लियर नहीं होती है एनर्जी कि कभी भी ख़राब हो जाए, और जो कभी कोई कभी किसी दिन में, सीज़न में, वेदर चेंज होने से जो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पावर है, ये ख़राब हो सकती है। दीज फैक्टर्स पोज फॉर्मिडेबल टेक्निकल challenges for the efficient conversion of solar radiation into bulk। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसको एक बहुत ज़्यादा एनर्जी को लाने में, इतना ज़्यादा एनर्जी को लोगों को देने में बहुत बड़ा एक चैलेंज की तरह, एक रुकावट की तरह प्रूव होते हैं। नेवरदलेस सोलर टेक्नोलॉजीज आर अट्रैक्टिव टू यूटिलिटीज़ बिकॉज दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एनवायरनमेंट, ये जो सोलर पावर है, ये इससे जो पूरा वातावरण है उसको वो दूषित नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। एंड ऑफर ए लो रेगुलेटरी रिस्क, और इसमें रिस्क
की भी ज़्यादा बात नहीं होती, ज़्यादा इसमें जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह उसके भी ज़्यादा चांस नहीं होते, लिमिटेड कैपिटल रिस्क, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, एंड लेस लीड टाइम, और टाइम भी कम लगता है। तो हर तरह से जो विकल्प है वो सोलर एनर्जी ही बेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, वाई एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज लुक्स एट द सन एज एन एनर्जी सोर्स, तो सेकंड एज अदर एनर्जी फॉर्म्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस एनर्जी को क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो बाकी सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के वो सारे एनवायरनमेंट, सारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपर्ट्स आर इम्प्रेस्ड विद सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी बिकॉज, सबसे ज़्यादा वो क्यों इम्प्रेस है, सबसे ज़्यादा वो क्यों इससे प्रभावित है इस एनर्जी से, तो इसका सही ऑप्शन है फॉर ऑल ऑफ दीज ऑफ दैम बीइंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कम पैसे लगते हैं, और बहुत जल्दी से, क्विक टाइम, बहुत जल्दी से ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सन सच एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी, एक विकल्प की तरह सन की एनर्जी को क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, सन हमसे कुछ पैसे नहीं मांगता है, ये सारी दुनिया में अवेलेबल है, और इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलोन इफ टैप प्रॉपर्ली। ये सारे की सारी ह्यूमैनिटी को, मानवता को अपनी एनर्जी दे सकता है अगर इसका सही ढंग से यूज़ किया जाए। व्हाट इज़ द मेजर डिफिकल्टी इन एम्प्लॉइंग सोलर एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है सोलर एनर्जी में वो क्या है, वो है फोर्थ ऑल ऑफ दीज फ्लक्चुएशन। कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी सनलाइट जो वो डिफ्यूज़ हो जाती है उसमें कोई ख़राबी हो जाती है, या फिर सनलाइट कभी कम ज़्यादा हो जाती है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं। अब हमें बताना है इसका, आप लोगों को बहुत स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना होगा, मतलब वर्सेटाइल मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कहा उन्होंने, कहा जो क्लोज है इस वर्ड के, वर्सेटाइल के जो मीनिंग क्लोज है वो आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर वर्सेटाइल का लिमिटेड, रिसोर्सफुल, परमानेंट, इनवेरिएबल, रिसोर्सफुल। वर्सेटाइल का मतलब भी अनेक कामों के लिए यूज हो जाता है, और रिसोर्सफुल का भी मतलब जो कि एक रिसोर्स की तरह, जो जिसको कि हम कई जगह पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई आर पावर जनरेटिंग कंपनीज लुकिंग एट मिक्स एनर्जी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा कंपनीज इस एनर्जी को क्यों यूज़ करना चाहती हैं एक विकल्प की तरह। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर गेटिंग स्कार्स बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जहाँ से एनर्जी आती थी, पावर आती थी, वो तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो डिमांड, इसकी मांग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल के ऑपोजिट कौन सा मीनिंग है, इसके बिल्कुल उलट वो क्या है, फोर्थ, इनसिग्निफिकेंट। फॉर्मिडेबल का भी यही मतलब होता है डर पैदा करने वाला, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब निरर्थक। तो इसके जो इसका ऑपोजिट है मीनिंग, फॉर्मिडेबल की डर पैदा करना, और इनसिग्निफिकेंट की जो इसके निरर्थक होता है इसका मतलब, तो ये इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट 38, हु अकॉर्डिंग टू पैसेज कैन मैनिपुलेट द सिस्टम्स टू देयर एडवांटेज, कौन लोग हैं जो कि सिस्टम इस एडवांटेज को मैनिपुलेट मीन्स इसको अपने फ़ायदे के लिए चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, वो है पॉलिटिकल पावरफुल पीपल। जो लोग राजनीति में हैं वो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू सोशली पावरफुल पीपल ट्राई टू मेंटेन देयर प्रिविलेज सिचुएशन, जो सोशली पावरफुल पर्सनस है वो अपनी सिचुएशंस को कैसे यूज़ करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को, बाय मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर एजुकेशन सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो एक बच्चा है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन से ही सीखता है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ख़राब है, वही ऐसा बना रहा है अब आजकल के बच्चों को कि सिर्फ उन्हें या तो रोट लर्निंग प्रोसेस से करवाया जाता है, या फिर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गलत होगा तो बच्चों की बुनियाद ही गलत होगी, और आने वाला जो कंट्री है, आने वाली जो फ्यूचर है वो भी ख़राब होता जाएगा। Next, why underprivileged section have to reconcile to their inferior status? उनको उनको जो
दबे कुचले लोग हैं उनको अपने थोड़े वाले स्टेटस में उसी में क्यों संतुष्ट रहना पड़ता है? दे आर अनेबल टू इफेक्टिवली यूटिलाइज एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ढंग से यूज़ करना ये उन लोगों को नहीं आता है। कुछ होते हैं लोग जो कि इनमें से निकलकर काफ़ी अच्छे स्टेटस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इस एजुकेशन सिस्टम का, इस पूरी जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है सब कुछ, उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आगे फिर से जो क्वेश्चन है ये फिर से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए हमें ये नहीं पूछा गया कि एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। उन्होंने पूछा है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी हो सकती है इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो वीकर सेक्शन है, जो दबे कुचले लोग हैं, अल्प अधिकार वाले अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, चाहे सिस्टम कितना भी खराब हो, हैंडीकैप्स में कितनी ही रुकावटें आती रहें, लेकिन फिर भी वो सफल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी है? तो ए जो है, जो फर्स्ट है, ये सबसे अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ताकि पूरी सोसाइटी में रिवोल्ट, दंगे फसाद ना हो सके। अगर कुछ भी लोग उनमें से कुछ अच्छा ना कर पाएंगे तो सारी की सारी सोसाइटी बहुत ख़राब होगी और दंगे फसाद होने लगेंगे। तो जो भी रिवोल्ट्स वगैरह ये सब ना हो, इसके लिए कुछ लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विच सिस्टम अकॉर्डिंग टू पैसेज डोमिनेट द सोशल सिस्टम? कौन सा है सारी जो समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है? कौन सा ऐसा सिस्टम होता है? दैट इज कास्ट सिस्टम। इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सिस्टम है जो पूरे समाज के ऊपर प्रभाव डालता है? वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, परपेचुएट, जो इसका क्लोज है मीनिंग वो बताना है। परपेचुएट का मतलब लंबे समय तक बनाए रखना, और इसका आंसर है ओमिट। ओमिट का मतलब ना आना। तो ये इसका क्लोज है, मीनिंग में क्लोज है। नेक्स्ट, प्रेस्टिजियस, इसका ऑपोजिट प्रेस्टिजियस का मतलब प्रतिष्ठा, और ऑब्सक्योर का मतलब अप्रसिद्ध। तो ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मेजर आइडिया रिफ्लेक्टेड इन द पैसेज? ये आपको बताना होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जिस आइडिया की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? इन ऑप्शंस में से किसी भी आइडिया की बात नहीं हो रही। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर ये आ जाता है कुछ टाइटल या मेजर आइडिया, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिख कर आओगे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग अ नोटिस द राइटर शुड प्रेफर। एक नोटिस को लिखते हुए राइटर को क्या देखना चाहिए? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि पैसिव वॉइस में हम उस ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, एक्सपीरियंस, एक्शन को, मेनली उस एक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बजाय कि जो वो एक्शन कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, उसको प्रेफरेंस देने की बजाय जो एक्शन हो रहा है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। इसलिए एक नोटिस लिखते हुए राइटर को सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो पैसिव वॉइस में लिखे। नेक्स्ट, वे विल यू ऐड डिस्क्लोजर इन अ लेटर? एक लेटर में डिस्क्लोजर कब आप बताओगे? इसका सही है, डिस्क्लोजर मीन्स कुछ बताना, कुछ डिस्क्लोज करना, कुछ जो चीज़ अभी बताई नहीं है वो बता देनी। वो हम कहाँ बताएंगे? बिलो द सिग्नेचर एंड लेफ्ट साइड मार्जिन। लेफ्ट साइड में ही सारे लेटर्स लिखते हैं, तो सिग्नेचर के नीचे आप कुछ भी जो डिस्क्लोज करना है, कुछ बताना चाहते हैं, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट, फोनेटिक्स, इसका ये किससे संबंधित है? फोनेटिक्स, फनीम्स, जैसे आपने सुना होगा साउंड्स, छोटी छोटी साउंड्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो उससे उसकी जो स्टडी है उसके बारे में जो भी बताना है वो फोनेटिक्स में बताते हैं। रेमेडियल टीचिंग जी, रेमेडी से बना है। रेमेडियल, तो जैसे रेमेडी का मतलब उपचार होता है, इसी तरह रेमेडियल टीचिंग होती है। ये किस पर ज़्यादा फोकस करती है? ऑल ऑफ दीज फिल द गैप दैट क्रीप्स इनटू पीपल्स लर्निंग। स्टूडेंट्स को कुछ भी उनको फियर्स है, डाउट्स है, किसी भी तरह के उनको कुछ भी तरह की उनको जैसे डर लग रहा है किसी भी तरह की, तो ये जो टीचिंग है ये उनके डर को, उस गैप को फिल करती है और उस डर को ख़त्म करती है। रेस्टिफाई अशुद्ध को शुद्ध कर देना। उनके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी उनके अंदर अशुद्ध है, मीन्स कुछ भी उनकी चीज़ डाउट्स है, उसको क्लियर करना। तो ये डाउट्स को क्लियर कर देती है। हेल्प्स इन रिटेनिंग होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स सभी को समान, सेम काइंड से देखना, सभी को एक नज़र से देखना। तो रेमेडियल टीचिंग जो है वो ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन सही है, इन सारी चीज़ों को ही देखती है। नेक्स्ट, लर्निंग अ लैंग्वेज, ये कौन सा प्रोसेस होता है?
ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, सारी प्रोसेस से ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है, फास्ट भी हो सकता है, इंस्टेंट भी हो सकता है, ऑल इंक्लूसिव जिसमें कि सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। तो लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज ये ऐसा प्रोसेस है। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेजेस, जिससे जैसे हम स्टडी करते हैं कोई भी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ आइज, तो ऐसे लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की, जिसमें लैंग्वेज मीनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं? बी सीमेंट, सेकेंड जो ऑप्शन है सीमेंटिक्स। नेक्स्ट रजिस्टर, रजिस्टर को हम क्या कहेंगे? नन ऑफ दीज। अब ये फर्स्ट ऑप्शन है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू रीजन इन ए पर्टिकुलर कंट्री, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। तो ये किसी एक चीज़ को, एक कंट्री इनको फोकस नहीं करता, वो काफ़ी चीज़ों को जो किसी भी चीज़ को, क्लास को या कुछ भी सूचीबद्ध तरीके से बताना, उसे हम रजिस्टर कहेंगे। एम साउंड, एम साउंड जो वर्ड में है वो कैसे? आर एम साउंड द वर्ड मेक इज मेक, इसमें क्या है कि ये क्या है? डेंटल, इसमें दांतों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। जब हम मेक बोल रहे हैं उसमें एम की जो साउंड हो रही है उसमें दांतों, डेंटल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। वेलम, वेलम जो ऑर्गन ऑफ स्पीच है, इसको क्या कहते हैं? वेलम मीन्स जो हमारे सॉफ्ट पार्ट होता है, जो माउथ में अंदर ही, माउथ के अंदर जो ऊपर वाली साइड पे जो रूफ होती है, उसका जो सॉफ्ट पार्ट होता है, दैट इज़ वेलम। तो ऑर्गन ऑफ स्पीच इसमें क्या आएगा? सॉफ्ट पैलेट, ये इसके साथ से रिलेटेड है। वेलम मीन्स सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट, मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड स्पीच। आर्टिकल एंड स्पीच में क्या है? आर्टिकल तो हो गया लिखने वाला, जो चीज़ हम लिखते हैं उसको स्टोरी के वे में भी लिख सकते हैं। स्पीच मतलब बोलना, जो हम बोलते हैं। तो स्पीच जो हम बोल रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हमें फॉर्मली ही बोलना पड़ता है। ज़्यादा जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से, फॉर्मल तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए जो ए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगी कि स्पीच जो है वो फॉर्मल है, मीन्स औपचारिक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, बेसिकली जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मीन्स कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू समझना, एक दूसरे से बात करना, की मीन्स इंट्रैक्शन है, यही सब कुछ है। इंट्रैक्शन के थ्रू ही सब कुछ समझना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से आमने सामने बैठकर जो भी बातें करनी है, यही मीन्स एंड एंड्स है, यही हमारे गोल का मीन्स एंड एंड्स है, मीन्स यही सब कुछ है। तो वो हो गई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको रिप्लेस किसने किया? इसकी जगह पर कौन सी टीचिंग यूज़ हुई? वो है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है? ये ऐसे इसके इंट्रोड्यूस किया गया था कि सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर और वोकेबलरी है, वोकेबलरी और ग्रामर को नेचुरल सिचुएशंस में समझना, तो इससे बच्चों को नेचुरली सब कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये इसको जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, इसको सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग ने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, रिमोर्स, रिमोर्स क्या होता है? रिमोर्स पश्चाताप, और इसका सही आंसर है पेनिटेंट। पेनिटेंट मीन्स जेल। तो ये पश्चाताप और जेल दोनों सेम है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा रिमोर्स पेनिटेंट। नेक्स्ट, ऑपोजिट, इंसिपिड मीन्स फीका, और इसका सही आंसर है सेवरी। सेवरी मीन्स नमकीन, तो इसका जो ऑपोजिट है इंसिपिड का मतलब नमकीन, सेवरी। नेक्स्ट, करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, ओबे मी, इसका आंसर है ए और बी दोनों ही सही है। आई शुड बी ओबेड, लेट आई बी ओबेड, दोनों ही आंसर इसके सही है, तो 3 ऑप्शन सही रहेगा। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस, शी लिव्स डैश मुंबई, वो मुंबई में रहती है। मुंबई एक जगह है, उसके बीच में रहती है, तो बीच में किसी चीज़ के रहने के, उसके लिए सही प्रपोजिशन होता है इन, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।